दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि अमीर बनने के लिए शुरुआत से ही लाखों रुपए चाहिए होते हैं? अक्सर हम ये मान लेते हैं कि अगर इनकम कम है, जैसे मान लीजिए सिर्फ 15,000 रुपए महीना, तो एक बड़ी वेल्थ क्रिएट करना तो बस एक सपना ही रह जाएगा। पर आज के इस एक्सप्लेनर में हम डेटा और मैथमेटिक्स के जरिए इन सारी साइकोलॉजिकल बैरियर्स को तोड़ने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे सही डिसिप्लिन और मैथ्स का छोटा सा जादू किसी को भी फाइनेंशियली फ्री बना सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा शुरू करते हैं। अच्छा, फाइनेंस और नंबर्स की बातों पर आने से पहले एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए एक नॉर्मल पतला सा कागज का टुकड़ा है आपके पास। उसे कितनी बार फोल्ड किया जा सकता है? 4 बार, 5 बार, 8 बार? अगर इस कागज को 45 टाइम्स यानी 45 बार फोल्ड किया जाए तो उसकी थिकनेस, उसकी मोटाई कितनी हो जाएगी? एक बिल्डिंग जितनी, या शायद माउंट एवरेस्ट जितनी? गेस करना थोड़ा मुश्किल है ना, क्योंकि हमारा दिमाग छोटे नंबर्स की इस एक्सपोनेंशियल ताकत को ठीक से प्रोसेस ही नहीं कर पाता। नतीजा सुनकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। अगर किसी कागज को 45 बार फोल्ड किया जाए तो उसकी थिकनेस हो जाएगी करीब 3,84,000 किलोमीटर्स, यानी लिटरली सीधा धरती से चांद तक का रास्ता। पहले कुछ फोल्ड्स में तो कोई खास फर्क नहीं दिखता, पर धीरे धीरे ये नंबर्स इस स्पीड से डबल होते हैं कि नतीजा बिल्कुल विश्वास के बाहर हो जाता है। एक और बार फोल्ड कर देना तो आप चांद से वापस धरती पर आ सकते हैं। यही तो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की असली माइंड ब्लोइंग ताकत। तो चलिए अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, द मैजिक ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पेपर फोल्डिंग वाली मैथ्स का हमारे पर्सनल फाइनेंस या बैंक अकाउंट से क्या लेना देना है? वेल, कनेक्शन बिल्कुल डायरेक्ट है। जो जादू उस कागज के हर फोल्ड के साथ हो रहा था ना, बिल्कुल वही जादू आपके इन्वेस्ट किए गए पैसों के साथ भी होता है, अगर उन्हें ठीक से ग्रो होने दिया जाए। असल में कंपाउंडिंग है क्या? ये एक सिंपल सा प्रोसेस है जहां आपके इन्वेस्ट किए गए प्रिंसिपल अमाउंट पर इंटरेस्ट तो मिलता ही है, पर सबसे मजेदार बात यह है कि पिछले सालों में जो इंटरेस्ट जमा हुआ है उस पर भी इंटरेस्ट मिलता है। यानी पैसे से पैसा बनता है और फिर उस बने हुए पैसे से और पैसा। जैसे एक टेस्ट ट्यूब में बैक्टीरिया हर सेकंड डबल होता है और आखिरी के कुछ सेकंड्स में पूरी ट्यूब भर देता है, ठीक वैसे ही कंपाउंडिंग शुरुआत में थोड़ी धीमी लगती है, पर टाइम के साथ एक विशाल रूप ले लेती है। और पता है, यही वजह है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा यानी 8वां अजूबा कहा था। उनका मानना था कि जो लोग इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ लेते हैं वो आगे चलकर इसे कमाते हैं, और जो इस पावर को इग्नोर करते हैं, वेल, वो जिंदगी भर EMI और हाई इंटरेस्ट लोन्स चुकाकर इसकी भारी कीमत अदा करते हैं। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, ब्रेकिंग द साइकोलॉजिकल चेन। देखिए, मैथमेटिक्स तो अपनी जगह बिल्कुल सही है, पर सबसे बड़ी रुकावट कैलकुलेशन नहीं होती, बल्कि हमारी खुद की सोच होती है। आखिर क्या वजह है कि एवरेज इनकम वाले लोग इस प्रैक्टिकली प्रूवन फॉर्मूला का फायदा नहीं उठा पाते? इसका जवाब हमारे दिमाग की उस कंडीशनिंग में छुपा है जो हमें बचपन से सिखाई जाती है। आपने उस बंधे हुए हाथी वाली कहानी सुनी है? एक विशालकाय हाथी जो चाहे तो बड़े से बड़े पेड़ को जड़ से उखाड़ सकता है। वो बस एक पतली सी जंजीर से बंधा रहता है। क्यों? क्योंकि बचपन में जब वो छोटा था तब उसने उस जंजीर को तोड़ने की कोशिश की थी, पर नाकाम रहा। तो धीरे धीरे उसने ये मान लिया कि वो इस जंजीर को कभी तोड़ ही नहीं सकता। ठीक इसी तरह हम में से बहुत लोग ये फॉल्स बिलीफ बना लेते हैं कि एक मामूली इनकम से कभी कोई बड़ी वेल्थ नहीं बनाई जा सकती। ये एक साइकोलॉजिकल चेन है दोस्तों, जिसे आज तोड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इस जंजीर को तोड़ने के बाद अगला स्टेप क्या है? सेक्शन 3, सेविंग्स वर्सेस स्मार्ट इन्वेस्टिंग। लोग अक्सर सेविंग और इन्वेस्टिंग को एक ही चीज मान लेते हैं। हमें लगता है कि बैंक में पैसा रख दिया तो बस फ्यूचर सिक्योर हो गया, पर एक इनविजिबल विलन है जो लगातार उस पैसे की वैल्यू को घटा रहा है, और वो विलन है इन्फ्लेशन यानी महंगाई। चलिए इसको एक कंपैरिजन से समझते हैं। मान लीजिए 2 लोग हैं। पहला है राहुल, जो एक सेवर है। राहुल अपने पैसों को बिल्कुल सेफ रखना चाहता है, इसलिए वो हर महीने 1,000 रुपए एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट या FD में डालता है, जहां उसे 3 से 4% का इंटरेस्ट मिलता है। दूसरी तरफ है आर्यन, द इन्वेस्टर। आर्यन भी हर महीने सिर्फ 1,000 रुपए ही निकालता है, पर वो इस पैसे को 12% रिटर्न देने वाले इक्विटी इंडेक्स फंड्स में स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करता है। दोनों की जेब से एग्जैक्टली सेम पैसा जा रहा है। अब जरा इस टेबल के आंकड़ों पर नजर डालिए। 20 साल बाद राहुल के पास करीब 3.6 लाख हैं, लेकिन अगर हम 5-6% की महंगाई को अकाउंट में लें तो उन पैसों की रियल परचेजिंग पावर आधी भी नहीं बचेगी। वहीं आर्यन की वेल्थ ऑलमोस्ट 10 लाख तक पहुंच चुकी है।
पर कंपाउंडिंग का असली जादू तो 30वें और 40वें साल में दिखता है। 40 साल बाद आर्यन का कॉर्पस 1.18 करोड़ हो जाता है। सोचिए, सिर्फ 1000 रुपए महीना किसी को भी करोड़पति बना सकता है, जब सेविंग्स की जगह स्मार्ट इन्वेस्टिंग की जाए। अब बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर, एक्शनेबल रूल्स फॉर वेल्थ। कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, लेकिन इसे प्रैक्टिकल दुनिया में अप्लाई कैसे करें? आज इस एक्सप्लेनर में हम ऐसे प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क्स डिस्कस करेंगे जो आपकी एवरेज सैलरी को भी इन्वेस्टर लेवल के रिजल्ट्स तक ले जा सकते हैं। ये रूल्स उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है जो सिस्टमैटिक तरीके से अपनी वेल्थ को ग्रो करना चाहते हैं। सबसे पहला और जरूरी फ्रेमवर्क है द 50-30-20 बजटिंग रूल। इस रूल के हिसाब से आपकी इन हैंड इनकम का 50% आपके जरूरी खर्चों यानी नीड्स के लिए होना चाहिए, जैसे रेंट, रेशन और बिल्स। 30% आपके शौक और ख्वाहिशों यानी वांट्स के लिए रखिए, और सबसे क्रूशियल बचा हुआ 20% चुपचाप सीधा इन्वेस्टमेंट्स में जाना चाहिए। मतलब अगर किसी की सैलरी 15,000 रुपए भी है तो उसका 20% यानी 3,000 रुपए सीधा वेल्थ क्रिएशन के लिए लॉक हो जाना चाहिए। यही आपका पहला ठोस कदम है। अब अगला सवाल ये आता है कि भाई ये 20% पैसा लगाए कहां? अगर उम्र कम है और थोड़ा ज्यादा रिस्क लेने की कैपेसिटी है तो 10-20-70 हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड एलोकेशन का रूल बहुत असरदार साबित हो सकता है। इसमें आप अपने इन्वेस्टमेंट का 10% इंडेक्स फंड्स में, 20% मिड कैप कंपनीज में और बचा हुआ 70% स्मॉल कैप फंड्स में एलोकेट करते हैं। अब देखिए, स्मॉल कैप लॉन्ग टर्म में थोड़े वॉलेटाइल होते हैं, रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन हिस्टोरिकली वहां से एवरेज रिटर्न्स लगभग 16.8% तक आने की संभावना रहती है, जो महंगाई को बड़े आराम से मात दे देता है। और अपनी वेल्थ एक्यूमुलेशन में बिल्कुल रॉकेट स्पीड लगाने के लिए हम यूज करेंगे स्टेप अप स्ट्रैटेजी। देखिए, जैसे जैसे करियर में एक्सपीरियंस सिंपल है, हर साल अपने मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट को सिर्फ 10% से बढ़ाना है। अगर इस साल आप 3,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अगले साल उसे बढ़ाकर 3,300 कर दीजिए। ये छोटा सा एनुअल इंक्रीमेंट आपकी वेल्थ को ऐसी रफ्तार देता है कि महंगाई का असर बिल्कुल जीरो हो जाता है और आपका फाइनेंशियल फ्रीडम का लक्ष्य सालों पहले ही हासिल हो जाता है। और अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, द अनफॉरगिविंग कॉस्ट ऑफ डिले, यानी देरी की कीमत। इस पूरी मैथमेटिक्स का ना एक क्लाइमैक्स है। अक्सर हम सोचते हैं कि यार जब ज्यादा पैसे कमाएंगे ना तब इन्वेस्ट करेंगे, पर कंपाउंडिंग के लॉजिक में टाइम हमेशा अमाउंट से बड़ा और ताकतवर फैक्टर होता है। आइए देखते हैं कि थोड़ी सी देरी कितनी भारी पड़ सकती है। चलिए इसको रॉकी और सनी के एग्जाम्पल से समझते हैं। रॉकी ने अपने 20s की शुरुआत में यानी ठीक 20 साल की उम्र में ही 20,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। वहीं सनी ने सोचा कि भाई थोड़ा लाइफ एंजॉय कर लेते हैं, 5 साल बाद देखेंगे। तो सनी ने ठीक 25 साल की उम्र में एग्जैक्टली सेम स्ट्रैटेजी और सेम अमाउंट के साथ शुरुआत की। दोनों के रिटर्न्स और अमाउंट बिल्कुल बराबर थे, फर्क था तो सिर्फ 5 साल का। जब दोनों 40 साल के हुए तो फाइनल नतीजा लिटरली किसी के भी होश उड़ा देगा। रॉकी की टोटल नेटवर्थ 2.3 करोड़ तक पहुंच चुकी थी, जबकि सनी, जिसने सिर्फ 5 साल बाद शुरुआत की थी, उसकी नेटवर्थ 1.1 करोड़ ही रह गई। सोचिए, सिर्फ 5 साल का वेट करने की वजह से डिलेड स्टार्टर ने अपने पोटेंशियल रिटायरमेंट कॉर्पस का आधे से ज्यादा हिस्सा खो दिया। देरी की ये कॉस्ट बहुत बहुत अनफॉरगिविंग होती है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले खुद से एक आखिरी सवाल जरूर पूछेगा, क्या आपकी आज की मेहनत की कमाई एक डिप्रिशिएटिंग लाइफस्टाइल, महंगे गैजेट्स और ईएमआई भरने में खर्च होगी, या फिर एक सिस्टमैटिक अप्रोच और कंपाउंडिंग की पावर का इस्तेमाल करके आने वाले कल की आज़ादी खरीदने में? देखिए, अपने दिमाग की जंजीर तोड़ना